गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक विषय लेकर आए हैं। इस विषय को हम आज चर्चा करेंगे और इस विषय को लेकर पूरी दुनिया में आज भी चर्चा होती है। सबसे पहले हम जानेंगे इस विषय की आखिर महत्व क्यों है और इसे जानना क्यों ज़रूरी है, और इस विषय को लेकर इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर क्यों पड़ा। 9/11 की जो घटना है, हम सभी जानते होंगे, कहीं भी किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर आपने सुना होगा, समझा होगा। 9/11/2001 की ये घटना है जो आप सभी जानते होंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और पेंटागन सभी आपने सुना होगा। और यूएसए का नाम आप सभी जानते होंगे। यूएसए में बॉस्टन एयरपोर्ट से 2 फ़्लाइटें चलती है। पहली जो फ़्लाइट है वहाँ से सुबह के तकरीबन 9:30 बजे चलती है, और जो पहली फ़्लाइट चलती है उस फ़्लाइट में 92 लोग बैठे होते हैं, और 92 जो पैसेंजर होते हैं वो लॉस एंजल्स की ओर जाते हैं, जिसमें 11 क्रू मेंबर और 5 हाईजैकर्स ने उस फ़्लाइट को हाईजैक किया। और उस फ़्लाइट को हाईजैक करने के बाद उन्होंने किया क्या कि तकरीबन 15 और 17 मिनट पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उनका पूरी मंशा थी और उनका ऑब्जेक्टिव था कि इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उनका टकराया जाएगा और पूरे उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को नस्तो नाबूद कर देना है। फिर दूसरी जब फ़्लाइट चलती है तो उस फ़्लाइट में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। जब पहली फ़्लाइट चलती है तो उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो फ्लोरिडा के स्कूल में जा रहे थे और बच्चों से मुखातिब हो रहे थे। एंड्रयू उनके जो सलाहकार होते हैं, उन्होंने बताया कि अमेरिका में जो ये घटना हुई है और ऐसा ऐसा हुआ है, और अभी अमेरिका इज़ अंडर अटैक। वो सरप्राइज़ होते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अच्छा फ़्लाइट क्रैश हुआ ना, तो उन्होंने ये कहा कि जो फ़्लाइट अटैक हुआ है हो सकता है कहीं हार्ट और कार्डिया अटैक हुआ होगा। फिर उसके तत्पश्चात जब दूसरी फ़्लाइट तीसरी फ़्लाइट जब न्यूयॉर्क से चलती है और ये कैलिफ़ोर्निया की ओर जाती है, कैलिफ़ोर्निया की ओर जाने के दौरान ही उसमें भी 4 हाईजैकर्स होते हैं। उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक करने के बाद उस प्लेन को, उनकी मंशा थी कि इस प्लेन को पेंटागन या नहीं तो वाइट हाउस से इसको क्रैश करवाया जाएगा। तो उस दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो बच्चों को क्लास ले रहे थे और बच्चों से मुखातिब हो रहे थे, बच्चे से बातें कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि पहली जो फ़्लाइट और ये सारी घटना हो रही है और पूरे अमेरिका में के जो टेलीविज़न्स हैं उसके ज़रिए ट्रांसमिशन हो रहा है लाइव उसका कि अमेरिका में अटैक हो गया है। और जो पहली जो ख़बरें आती है, तो ख़बरें आती है कि जो अमेरिका में अटैक हुआ है और पायलट के हार्ट फेलियर होने के कारण प्लेन जो क्रैश कर गया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। फिर पहली, दूसरी और तीसरी, फिर चौथी जब फ़्लाइट न्यूयॉर्क से कैलिफ़ोर्निया की ओर जाती है, तो उस दौरान कुछ लोगों ने प्लेन में अपने मोबाइल को जब ऑन करते हैं तो उनके मोबाइल में मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, और उस मैसेज में ये उन्हें सारे पैसेंजर को पता चल जाता है कि प्लेन हमारा हाईजैक हो गया है। प्लेन हाईजैक होने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें लड़ना चाहिए अपने आत्मरक्षा के लिए। वो लड़ते हैं, इसके बावजूद भी वो हाईजैकर्स से लड़ नहीं पाते हैं।
हालांकि इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद भी बहुत सही रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं आज भी, और ये सारी बातें काल्पनिक है। और फिर उसके बाद ये होता है कि वो पेंटागन पर जाकर टकरा जाते हैं। हालांकि हाईजैकर्स की ये मानसा और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वाइट हाउस पर इसको क्रैश करवाना है, लेकिन उनकी सारी मंशा फेल हो जाती है। फिर उसके बाद ये सारी जब घटना हो रही थी, और ये घटना 4 जो घटना हुई पूरे अमेरिका में एक तरह से इमरजेंसी लग जाती है, और टेलीविज़न के माध्यम से हर जगह पूरे रेड लाइट्स, रेड ग्रीन सारे सिग्नल्स। और इस दौरान जितने अमेरिका का फ़्लाइट्स थे, जब तीसरी और दूसरी फ़्लाइट जब निकलती है, तो अमेरिका के जितने फ़्लाइट्स जो एयर में थे उन्हें ये कहा जाता है कि आप अपने नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है अपने फ़्लाइट्स को उतार लीजिए। और ये अमेरिकन गवर्नमेंट का निर्देशन है, और सारे ये घटना के संबंध में बता दी गई। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में तो प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा पूरे दुनिया भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो ही रही है। पहले जैसे हम लोग एयरपोर्ट में जाते थे, तो एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत हमें पहले नहीं जाना पड़ता था, और समय से 15 मिनट आधा घंटा पहले जाकर हम जाते थे, उतनी चेकिंग भी नहीं होती थी। अब जो है हम जब फ़्लाइट्स में जाते हैं तो उससे पहले हमारी बोर्डिंग पास, पासपोर्ट्स और न जाने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारे एक चीज़ें चेक करवाने पड़ते हैं, और क्या लिए हैं नहीं लिए हैं। और इस तरह से चीज़ें आप समझ सकते हैं कि चीज़ें दुनिया में बदल चुकी है। इस घटना के बाद हुआ क्या कि पूरे अमेरिका में एक बिल लाया गया, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय ही लाया गया, पैट्रियट बिल लाया गया। पैट्रियट बिल में ये था कि हमारे देश में जो भी कम्युनिकेशन से बातें कर रहे हैं उन पर हम निगरानी कर सकते हैं, उसकी सर्विलांसिंग कर सकते हैं, और कौन क्या बातें कर रहे हैं, कहीं देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट के एजेंसी और गवर्नमेंट को इसमें विशेष रूप से ज़्यादा महत्व दिया गया, और जुडिशरी के जो पावर को अंडरमाइन किया गया, उनके कम आंका गया। हालांकि ये प्रभाव जो देखने को मिला और समझने को मिला, इसका प्रभाव अमेरिकन्स पर भी तो पड़ा ही। देखा जा रहा था कि हर दिन हज़ारों और लाखों लोग इस संदिग्धता में आ रहे थे, इस डाउट में आ रहे थे, और गवर्नमेंट बिना एफआईआर, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना एविडेंस किसी को भी अरेस्ट करके, विशेष रूप से इसका लाभ जो है जो रिज़ाइन गवर्नमेंट थी उसको मिल रहा था, और ये धीरे धीरे लोगों को पता भी चल गया, इसका एहसास भी होने लगा। जो फिर लोगों ने चूँकि इतना लोग डर गए थे कि लोगों को एक तरह से जो हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो भी फॉरेन में लोग रहते थे, जो अमेरिका में रहते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारे दुश्मन है, उससे हेट करने लगे। विशेष रूप से जो इस्लामिक जो टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा, इस तरह से जो भी थे, विशेष रूप से जो दाढ़ी टर्बन रखने वाले जो लोग हैं, उन पर ये घटनाएं होने लगी। उन्होंने अमेरिकन्स हेट करने लगे, जिसमें बलवीर सिंह एक भी मारे गए, कई इस्लामिक जो डिसेंट लोग थे वो भी मारे गए। 2003 में इस घटना का रिवील किया जाता है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जो आतंकवादी अपराधी है। कहने की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं, और वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इंटेलेक्चुअल भी व्यक्ति था, और उसने कहा कि इस्लामिक जो भी देश हैं उन पर अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़ गया है, और लगातार मिडिल ईस्ट में इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, और इराक में, ईरान में, लेबनान में, और कोलैबोरेशन विथ सऊदी अरबिया
और इसके अलावा इज़राइल से अच्छे संबंध और उसको सपोर्ट करने के कारण ये घटना हमने एक रिवेंज के तौर पर और लिया है। फिर इस घटना को लेकर और इसको आधार बनाकर, हालांकि शुरुआती में जब ये घटना हुई तो ओसामा को ने इस घटना से डिनाई कर दिया और बोला इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है। धीरे धीरे इसको जब उसने रिवील किया और इसको अपने कहा कि मैंने ये घटना करवाई और एक तरह से अमेरिका के लिए निशानी है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी अपने गवर्नमेंट उसकी थी, उसने भी कहा हम भी रिवेंज ले रहे हैं इराक पर, ईरान पर जब इन्वेशन किया। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अफ़गानिस्तान में भी इसका प्रभाव तो पड़ा ही। उसने जब हम पूरे अफ़गानिस्तान में जहां मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन, फिर उसामा बिन लादेन बाद में मारा गया, तो इस तरह से आप जब घटना का हम जब एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कोई घटना भले ही छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है, इसमें 3000 लोग मारे गए, लेकिन इसका जो प्रभाव है वैश्विक स्तर पर पड़ा, ग्लोबल लेवल पर पड़ा और इससे लोगों के आम जीवन में भी काफ़ी प्रभाव पड़े और अभी लगातार पड़ ही रहे हैं। और अभी जो चीज़ें पूरी दुनिया अभी तो हाईटेक और आर्टिफिशियली काफ़ी डेवलप हो चुकी है, लेकिन पहले और अब में और हर घटना के बाद हम कहीं ना कहीं इंसान सबक भी लेता है और आज भी हम सबक ले रहे हैं। और इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिससे जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो मानवता के ख़िलाफ़ है। और इंसानियत हर समय में जब भी इंसानियत की बात होती है, इंसान को जोड़ने की बात होती है, दुनिया की बात होती है, तो हम अल्टीमेटली इंसान होने का हमेशा हम यह दिखाते हैं कि इंसान होने का मतलब क्या है और यही हमारी पहचान है। और दुनिया में अच्छे लोगों की हमेशा याद किया जाता है। ऐसी घटनाओं से हमें बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए आसपास के लोग भी हैं तो उन्हें भी हमें अच्छे संदेश दे, उन्हें इन सारी चीज़ों से बचाए। और ये सारी चीज़ें एक तरह से सभी के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी संदेश है। इन खैर बातें बहुत हो सकती है। खैर बहरहाल हम इस विषय को लेकर आज अपनी वाणी, अपने शब्द को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।